हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वो सेगमेंट के बारे में जानेंगे जो सेगमेंट में रिटेलर्स को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन रिटेलर्स पैसा भी तो वही सेगमेंट में सबसे ज्यादा गवाते हैं। एज पर सेबी लास्ट 2 साल में रिटेलर्स ने अराउंड 2 लाख करोड़ का नुकसान किया ये सेगमेंट में, और ये सेगमेंट का नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका मैकेनिज्म समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। फ्यूचर का मैकेनिज्म फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन ऑप्शन का मैकेनिज्म समझना थोड़ा डिफिकल्ट है एक लेमैन के लिए। तो इसके लिए बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना मैकेनिज्म समझे और उसके साथ बिना टेक्निकल एनालिसिस किए आप एफएनओ में ट्रेडिंग नहीं कर सकते या एफएनओ में से पैसा नहीं बना सकते। अगर आप बिना नॉलेज के अगर एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो तो इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ये आप गैम्बलिंग कर रहे हो और आप किसी भी तरह का एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तो कभी भी एफएनओ में ट्रेडिंग करना है तो आपको 2 चीजें पहले समझनी बहुत जरूरी है। एक तो एफएनओ का मैकेनिज्म क्या होता है, और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, जिसको हम चार्ट ट्रेडिंग बोलते हैं। क्योंकि एफएनओ ये एक शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ट्रेडर पोजीशन लेता है, और शॉर्ट टर्म में आपको सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करेगा कि कहां पे एंट्री करना है और कहां पे एग्जिट करना है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं इसको अलग अलग वीडियोस में रिलीज करूंगा। तो ऑप्शंस को देखने के पहले हम फ्यूचर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन एफएनओ को जानने के पहले हमें 2 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। एक अंडरलाइंग असेट क्या होता है एंड सेकेंड वन इज डेरिवेटिव असेट क्या होता है, क्योंकि एफएनओ ये इटसेल्फ डेरिवेटिव। तो पहले हम जानते हैं कि अंडरलाइंग असेट क्या होता है। व्हाट इज एन अंडरलाइंग असेट? अंडरलाइंग असेट इज अ रियल असेट एंड डेरिवेटिव असेट इज अ फिक्टिशियस असेट। इसका मतलब अंडरलाइंग असेट जो बोलते हैं वो एक रियल असेट होता है, जैसे कि गोल्ड। अगर हम गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले रहे हैं या फिजिकल फॉर्म में ले रहे हैं, दोनों भी एक्चुअल असेट्स है, रियल असेट्स है। लेकिन अगर मैं गोल्ड फ्यूचर के बारे में बात करूं तो गोल्ड फ्यूचर क्या है? इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। तो डेरिवेटिव का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन। उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। डेरिवेटिव डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग असेट। मतलब ये जो फिक्टिशियस असेट है, ये इसकी वैल्यू डिराइव करता है रियल असेट से। मतलब गोल्ड फ्यूचर की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम गोल्ड, जो इसका रियल असेट है। अगर गोल्ड 1% से अप जाएगा तो गोल्ड फ्यूचर भी 1% से अप जाएगा। अगर गोल्ड फ्यूचर 1% से डाउन जाएगा तो गोल्ड अगर 1% से डाउन जाएगा तो गोल्ड फ्यूचर भी 1% से डाउन जाएगा। मतलब जब तक गोल्ड में मूवमेंट आती रहेगी, गोल्ड फ्यूचर में मूवमेंट आएगी। अगर गोल्ड में कोई मूवमेंट नहीं आई तो गोल्ड फ्यूचर में भी कोई मूवमेंट नहीं आएगी। सिमिलरली अगर मैं एक एसबीआई का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, एसबीआई की इक्विटी, तो एसबीआई की इक्विटी ये हमें डिलीवरी मिल जाती है, जो हमारे डिमेट अकाउंट में आ जाती है पैसा देने के बाद। लेकिन एसबीआई फ्यूचर जो होता है उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एसबीआई के इक्विटी के प्राइस के। अगर एसबीआई की प्राइस, इक्विटी की प्राइस अगर 800 है और सपोज इसकी 801 या 2 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इट्स अ टाइम वैल्यू। तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि यह एसबीआई की इक्विटी प्राइस है 800 एंड एसबीआई फ्यूचर 801 है। अगर ये एसबीआई 810 हो गया तो इसकी वैल्यू भी अराउंड 811 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इक्विटी के ऊपर। इसके लिए हमेशा जब आप एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो या टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको हमेशा इसके स्पॉट का या इक्विटी के प्राइस का या कैश प्राइस का चार्ट देखना जरूरी है, क्योंकि कैश प्राइस जब तक ब्रेकआउट नहीं देगी आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्ट पे भी ब्रेकआउट नहीं आएगा। गलती से आपके एफएनओ के चार्ट पे ब्रेकआउट आ गया और कैश में ब्रेकआउट नहीं आया तो हो सकता है कि वो फेक ब्रेकआउट हो और आप एफएनओ के वो ब्रेकआउट में, फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो सकते हो, जिसको हम बुल ट्रैप या बेयर ट्रैप बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में आपने पोजीशन ली है उस डायरेक्शन में।
तो अभी ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि अंडरलाइंग असेट क्या होती है और डेरिवेटिव असेट क्या होती है। डेरिवेटिव असेट का और एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है कि नो एक्चुअल डिलीवरी। डेरिवेटिव असेट की कोई भी एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, इसीलिए इसकी एक्सपायरी होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी एक्सपायरी डेट होती है, मतलब इसके कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं मार्केट में 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, तो और वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट उसके उस एक्सपायरी पे खत्म हो जाता है, मतलब वो एक्सपायर हो जाता है, उसके दूसरे दिन आपको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मई महीने की ही बात करें तो मई महीने के फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो रहा है, मंथली एक्सपायरी 29 मई को है, तो 30th मई को आपको जो 29 मई को एक्सपायर हुए वो कॉन्ट्रैक्ट 30th मई को नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए ही ये डेरिवेटिव या फ्यूचर की एक्चुअल में डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि इनका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता, या इनका एग्जिस्टेंस सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्ट डेट तक ही लिमिटेड होता है। तो ये चीज इन डिटेल समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते, जैसे ही अंडरलाइंग असेट और डेरिवेटिव असेट क्या है। अभी हम समझते फ्यूचर, फ्यूचर का किस तरह से मैकेनिज्म होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एसबीआई का एग्जांपल दिया प्रीवियस स्लाइड में, तो अगर एसबीआई का प्राइस सपोज 800 पे चल रहा है, इक्विटी के अंदर इक्विटी का प्राइस 800 है, तो मैक्सिमम एक रिटेलर एक टाइम पे कितना माल खरीदेगा, कितना शेयर्स खरीदेगा। सपोज कोई एक पर्सन है रिटेलर जो इसका 50 शेयर्स एक टाइम पे खरीद रहा है, तो जिसका भाव होगा अराउंड 40,000 होगा। फिर अगर कोई जिसकी कैपेसिटी है कि 100 शेयर्स खरीदने की, तो 800 इंटू 100 मतलब 80,000 का माल एक साथ वो खरीद सकता है। लेकिन फ्यूचर में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होता, मतलब आपके पास इक्विटी में लिबर्टी होती है, आप 50 शेयर्स खरीद रहे हो या 100 शेयर्स खरीद रहे हो, आप 50 शेयर्स को ट्रांचेस में भी खरीद सकते हो, 5 शेयर्स, 10 शेयर्स, 15 शेयर्स ऐसा करके। लेकिन फ्यूचर में आपके पास वो लिबर्टी नहीं होती है, क्योंकि फ्यूचर में एक लॉट साइज डिफाइंड होती है जो एक्सचेंज डिफाइन करता है, जो फिक्स रहता है, जिसकी वैल्यू एक्चुअल में लॉट साइज समझने के पहले हमें यह समझना चाहिए कि लॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो एज पर सेबी या एक्सचेंज की लॉट साइज जो स्टॉक ऑप्शंस में या स्टॉक फ्यूचर में, इसकी लॉट साइज अराउंड 5 लाख टू 10 लाख तक होती है। अब ये वैल्यू कहां से आती है? ये वैल्यू आती है आपकी, सपोज एसबीआई 800 पे चल रहा है और इसकी लॉट की साइज है 1000 क्वांटिटी, तो 8 लाख का एसबीआई का टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया या फ्यूचर की वैल्यू हो गई। मतलब अगर आप मार्केट से एसबीआई का फ्यूचर खरीदोगे एक लॉट, तो आपको वो उसकी वैल्यू जो है वो 8 लाख हो जाएगी। मतलब आपको एक टाइम पे 1000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, ना कि आप आपके लिबर्टी के हिसाब से 50 या 100 शेयर्स खरीदते हो, आपको 1000 क्वांटिटी एक साथ खरीदने होंगे। फर्क इतना ही है कि इक्विटी के अंदर आपको कैश पे करना पड़ेगा जितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो। जैसे 50 क्वांटिटीज खरीद रहे हो तो आपको 40,000 कैश देना पड़ेगा, अगर आप 100 क्वांटिटीज खरीद रहे हो तो आपको 80,000 कैश देना पड़ेगा। बट फ्यूचर में आपको उतना पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर एक मार्जिन अमाउंट डिसाइड किया जाता है, मार्जिन परसेंटेज डिसाइडेड रहते हैं जो एक्सचेंज डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर 8 लाख का ट्रांजैक्शन वैल्यू है एसबीआई के फ्यूचर का और इसके ऊपर अगर 15% की मार्जिन है, तो मुझे 8 लाख इंटू 15% जो अराउंड आता है 1,20,000, 1,20,000 का मार्जिन मेरे अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद ही मेरा ब्रोकर मुझे एसबीआई का फ्यूचर खरीदने देगा। अगर मेरे पास अकाउंट में 1,15,000 है तो भी मार्जिन शॉर्टफॉल आ जाएगा और ब्रोकर मुझे वो खरीदने नहीं देगा। मेरे अकाउंट में कैश अगर आइडल पड़ा रहेगा 1,20,000 का, देन ओनली आई कैन बाय
एसबीआई का फ्यूचर, अदरवाइज मुझे वो मिलेगा नहीं। अभी सपोज मेरे अकाउंट में 1,20,000 है, तो इसी को हम बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। यही होता है आपका इनिशियल मार्जिन, मतलब इनिशियल लेवल पे एक्सचेंज आपसे जो मार्जिन ले रहा है वो मार्जिन है। मार्जिन हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक्सचेंज लेता है कि सामने वाले फ्यूचर की कितनी रिस्क है। ये मार्जिन ऊपर नीचे या ये 15% जो रखा है वो ऊपर नीचे हो सकता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो, जैसे ही कोई इलेक्शन का रिजल्ट हो, बजट का टाइम हो, ऐसा कोई बड़ा फंडामेंटल या इकोनॉमिक इवेंट हो, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और रिस्क बढ़ जाती है। तब उस टाइम पे हो सकता है ये 15% का मार्जिन 18% भी हो, तो वो डिपेंड करता है एक्सचेंज के ऊपर। तो ये तो आपका हो गया इनिशियल मार्जिन। अब मिनिमम मार्जिन क्या होता है? इसमें दो तरह के मार्जिन होते हैं, एक इनिशियल मार्जिन और मिनिमम मार्जिन। अगर फॉर एग्जांपल हम नए स्लाइड पे जाते हैं कि मैंने सपोज एसबीआई का फ्यूचर खरीदा है 23 मई को। एसबीआई फ्यूचर मैंने बाय किया है 800 पे और उसका लॉट साइज है 1000 का, तो मेरा टोटल 8 लाख रुपीस का पूरा ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जिसके ऊपर मैंने 15% का मार्जिन भरा है। तो मेरा इनिशियल मार्जिन जो है वो 1,20,000 है। अब 1,20,000 है, ये पोजीशन मैंने 23 मई को ले ली है। अब सपोज ये एसबीआई का फ्यूचर जो 800 है, 24 को इसकी वैल्यू हो जाती है 820 एसबीआई की, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? मेरा प्रॉफिट होगा 20 रुपया इंटू 1000, मतलब 20,000। और मेरे अकाउंट में आपको कितना दिखेगा? ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 1,20,000 है, प्लस 20,000 ऐड हो जाएंगे, तो मेरे अकाउंट में अभी हो जाएगा 1,40,000 और मैं एनी टाइम इसको सेल कर सकता हूं और 20,000 का प्रॉफिट मेरे अकाउंट में लेके आ सकता हूं। इस हिसाब से मेरी वो पोजीशन क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम ये है कि अगर 24 मई को एसबीआई का शेयर ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया, 780 पे आ गया, तो 20 रुपीज का आपका नुकसान है। 1000 की क्वांटिटी है, 20,000 का नुकसान, मतलब आपके अकाउंट में अभी कितना रह गया? 1,20,000 से 1 लाख पे आ गया। अब 26 या 27 मई तक एसबीआई का फ्यूचर अगर 750 रुपीज पे आ गया, मतलब आपका और 30 रुपए का नुकसान हो गया। 780 से 750 पे आ गया, तो और 30 रुपए का नुकसान हो गया, मतलब और 30,000 आपके अकाउंट से माइनस हो गया, मतलब अभी आपके अकाउंट में बचा है 70,000। तो एक्सचेंज का एक मिनिमम मार्जिन करके भी एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1,20,000 का इनिशियल मार्जिन है और अगर इसमें मिनिमम मार्जिन है, मिनिमम है अराउंड सपोज 60,000, तो जब तक आपके अकाउंट में 60,000 तक बैलेंस नहीं आता, आपको ब्रोकर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही सपोज 28 मई को पोजीशन आपकी और खराब हो गई और एसबीआई 740 पे आ गया, मतलब और 10 रुपए नीचे आ गया, मतलब आपका अभी अकाउंट में और 10,000 का नुकसान, मतलब अभी आपके अकाउंट में बन गया 60,000। आपका लॉस 1,20,000 से 60,000 पे आ गया, मतलब आपने टोटल 60,000 का लॉस कर दिया है। 800 पे आपने लिया था, 740 पे अभी प्राइस चल रही है, तो 60,000 का आपका नुकसान हुआ है 1000 क्वांटिटी के हिसाब से, तो 60,000 पे आपका अभी प्राइस आ गया। अब 60,000 पे जैसे ही आपका अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, आपको तुरंत ब्रोकर से एक मार्जिन कॉल आएगा। मार्जिन कॉल इसी को बोलते हैं कि इस वक्त ब्रोकर आपको पूछेगा कि सर अगर आपके अकाउंट में आपको और पैसा डालना पड़ेगा, अगर आपके पास अभी फंड्स नहीं है तो हम ये पोजीशन लिक्विडेट कर देंगे, मतलब हम ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे और आपका 60,000 का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर जिसने बाय किया ये फ्यूचर का, अगर उसके पास पैसा है तो उसको कितना पैसा अंदर डालना पड़ेगा उसके अकाउंट में, उसके अकाउंट में उसको वापिस
इनिशियल मार्जिन तक पैसा लेके जाना पड़ेगा, जो है 1,20,000। मतलब उसको वापिस उसके अकाउंट में 60,000 का बैलेंस और ऐड करना पड़ेगा। मतलब उसके अकाउंट में अभी वापिस 1,20,000 उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। 1,20,000 के लिए उसको और 60,000 ऐड बैक करने पड़ेंगे। अब उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1,80,000। जो पहले उसने 1,20,000 इनिशियल मार्जिन रखा, फिर वापिस 60,000 उसने इन्फ्यूज कर लिया और 1,80,000 पे पहुंचे। तो इस तरह से इसका आगे पीछे जो मार्क टू, इसको इसी को हम मार्क टू मार्केट बोलते हैं कि हर दिन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो उसमें ही आपके मार्जिन में ऐड होता है, लेस होता है। सपोज फॉर एग्जांपल 28 मई के बाद अगर इसका फ्यूचर ऊपर ऊपर जाने लगा, मतलब 740 का 780 हो गया, वापिस 800 पे आ गया, तो आपका वापिस नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगे और आपके अकाउंट में वापिस 1,80,000 हो जाएगा, जिसमें से आपने ऑलरेडी 60,000 एडिशनल इन्फ्यूज किए थे। और उस टाइम पे अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलना है तो आप उस टाइम पे वो पोजीशन से निकल सकते हो। लेकिन जिसने उस वक्त 60,000 के लॉस में एग्जिट कर लिया, उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो हमेशा फ्यूचर में यही प्रॉब्लम रहता है कि अगर हम बिना रिस्क कैलकुलेट किए अगर मार्केट में पोजीशन लेंगे फ्यूचर की खास करके, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप 1 या 1.5 या 2 लाख रुपए से अगर फ्यूचर की पोजीशन लेना चाहते हो तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इसके लिए और भी कुछ तरीके होते हैं कि फ्यूचर्स को कैसे ऑप्शन के सामने हेज करें और किस तरह से हम अपने मार्जिन को, इनिशियल मार्जिन को कम करें। ये हम आगे आने वाली वीडियोस के में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये वीडियो का पर्पस यही था कि ये समझाना कि फ्यूचर क्या होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट क्या होती है और आपका इनिशियल मार्जिन क्या होता है और मिनिमम मार्जिन क्या होता है। और ये मार्जिन का पूरा गेम है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 15% पे अगर आपको मार्जिन दे रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी आप 6 to 7 टाइम्स लेवरेज पे हो। जब भी आप 15% मार्जिन पे कर रहे हो, इसका मतलब आपका रिस्क 1,20,000 नहीं है, आपका रिस्क 8 लाख है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेंगे कि अगर एसबीआई का फ्यूचर कल जाके या एसबीआई का स्टॉक कल जाके 0 हो जाता है, तो आपका लॉस 8 लाख तक पहुंच सकता है, जबकि आपके अकाउंट में सिर्फ 1,20,000। तो आप समझ लो कि बचा हुआ जो 6,80,000 है ना, वो भी आप ही की रिस्क है। लेकिन ये सब हो गया बाइंग साइड में। जैसे ही आप फ्यूचर में बाय कर सकते हो, उसी तरह से आप फ्यूचर को सेल भी कर सकते हो। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि एसबीआई का शेयर नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे मार्केट बेयर लगने लगेगा, तो आप क्या करोगे, एसबीआई का फ्यूचर सेल करोगे। उस टाइम पे सिचुएशन उल्टा होगा। जैसे मैंने एसबीआई सेल किया, फ्यूचर सेल किया 800 पे, और अगर वो 20 रुपीज नीचे आ गया, मतलब 780 हो गया, मतलब 20 रुपीज नीचे आने से मुझे 20,000 का फायदा हो गया। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे भी 1,20,000 का मार्जिन रखा है और यहाँ पे मेरा 20,000 का फायदा हो गया, क्योंकि ये शेयर नीचे आ गया और मेरे अकाउंट में 40,000 हो गए। तो जब हम कोई भी फ्यूचर शॉर्ट करते हो तभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शेयर का प्राइस नीचे की तरफ आ जाए। फ्यूचर का प्राइस नीचे की तरफ आना चाहिए, तब आपका प्रॉफिट होगा। अगर वो ऊपर की तरफ जाए, फॉर एग्जांपल ये केस में अगर ये एसबीआई का फ्यूचर 820 हो जाए, तो मेरा यहाँ पे 20,000 का नुकसान है। और उसी तरह से जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में समझाया था कि मार्जिन कैसे धीरे धीरे नीचे आता है और मिनिमम मार्जिन आने के बाद इट इज अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है कि जहां पे ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल भेजता है, और उस टाइम पे अगर आपके पास पोजीशन नहीं हो पैसा भरने की, उस टाइम पे आप बहुत ही ज्यादा ट्रैप हो जाते हो और वो एक ही टाइम पे आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसके लिए फ्यूचर ये इस तरह का प्रोडक्ट है जहां पे एक झटके में रिटेलर मार्केट से बाहर हो सकता है। लेकिन ऑप्शंस भी इससे कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता रहता है, थोड़ा स्लो लोगों का लॉस करता है, लेकिन ऑप्शंस फ्यूचर से भी ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज वो एक स्लो पॉइजन की तरह है। देखा गया तो एफ&ओ सेगमेंट बहुत ज्यादा रिस्की सेगमेंट होता है, लेकिन अगर इसको आप प्रॉपरली इसका मैकेनिज्म समझ के फंडामेंटल या टेक्निकल, खास करके टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग समझ के अगर आप इस एफ&ओ सेगमेंट को अच्छे से ट्रेड करना सीख जाओ, तो मेरे ख्याल से
इस आपके लिए बहुत आसान भी हो सकता है कि एफएनओ ट्रेडिंग से पैसा बनाना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। आगे की वीडियो में हम एफएनओ के अंदर कैसे एफएनओ को रोल ओवर किया जाता है, एक टाइम पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एफएनओ पे चलते रहते हैं, और किस तरह से एफएनओ का जो प्रीमियम होता है या डिस्काउंट होता है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। थैंक यू।